లోక్సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. हिमाचल में करके दिखाए, कर्नाटक में करके दिखाए, तेलंगाना में करके दिखाए, जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीज़ें की, वहाँ भी करके दिखाए। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो, लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूँ, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है, और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए हम सब लोग, देश के लोग, एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है, उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे, और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया, और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया, और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं, क्लीन होके आ रहे हैं, और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ है, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए आप इस बात को सोचिए, और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आप सबको मालूम है, और हमारे
पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है। और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद खड़गे साहब। मीडिया के मित्रों, आपके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी हिंदी और अंग्रेजी की हमारे न्याय पत्र की पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के पश्चात उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 10 मिनट आपके सवाल जवाब होंगे और इसमें अनुशासन रखिएगा। सबसे पहले एजेंसीज को मौका दिया जाएगा, तो एएनआई सबसे पहले अपना सवाल पूछे। माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को। सर मैं सिद्धार्थ हूँ एएनआई से। सर मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लोग पार्टियां छोड़कर जाते हैं, चुने हुए लोग, उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे, 10th शेड्यूल में डालेंगे कि ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए। क्या इस तरीके की परिस्थितियां जो आज बन रही है, खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है? You are asking about the anti-defection law, which is now in the 10th schedule. Over the years, political parties, especially defectors, have exposed the limitations of the 10th schedule. So the 10th schedule has to be amended. Check. What is he saying? The 10th schedule is to be amended. Our position is that moment a defection takes place, he should be instantly disqualified.
अगला सवाल पीटीआई। Sir, sir, the focus of the manifesto is on the 25 guarantees that the Congress has already announced. So will this election be a fight between Congress's guarantees and Modi ki guarantee? The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelt out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? What happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every Indian? What happened to the guarantee of doubling farmers' income? What happened to the guarantee of raising India's GDP to 5 trillion? I can offhand narrate at least 50 such promises of Mr. Modi. Mr. Modi's promises are empty promises. Our 25 guarantees are concrete guarantees. Good afternoon. I agree with what Mr. Chidambaram ji said. But this election is about those who are trying to destroy the Constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the Constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the Constitution has been as much at risk as it is today. In Hindi, sir. ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। धन्यवाद। मौसमी सिंह, आज तक। राहुल हेलो, मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल,
राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there a is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. अरुण कुमार सिंह। मेरा सवाल राहुल जी आपसे है। राहुल जी, हेलो। राहुल जी, सीधे सीधे इधर, फ्रंट। सवाल आपसे यह है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी, आपने एक बयान दिया था और आपने ये कहा था कि देखते जाइए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं देश पे, उस पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेस जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हुई, इसलिए ये प्रतिक्रिया में लाया गया रिएक्शनरी लॉज अमेंडमेंट होंगे ये? सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए
लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। राहुल जी, लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त ख़त्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल कुमार विक्रांत सिंह। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खरगे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो।
देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा. थैंक यू. धन्यवाद. अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले श्री केसी वेणुगोपाल कल के कार्यक्रम के विषय में आपसे 2 शब्द कहेंगे. Dear friends, today we are already released the Brother, he wants South media chance. इन्हें माइक दीजिए जो साउथ इंडिया से हमारे जो साथी हैं, और ये आखिरी सवाल होगा. chick. Vanakkam. South India's mic is not on, brother. But you have a very strong voice. You can speak without the mic. Sir, Vanakkam. Vanakkam. Venkatraman from Dinamala from Tamil Nadu. Advance congratulations to the Congress party, which is due to this serious campaign by the DMK party and Congress leaders. You are going to get 10 out of 10 seats from Tamil Nadu in the forthcoming parliament election. Do you think the same trend will you expect from the across the country? Well, you know, I'm not a soothsayer. Unlike many political commentators, I can't predict the future. But what I'm confident of is that this is a much closer election than is being propagated by the media. It is a close election, and we are going to fight an excellent election, and we are going to win the election. Thank you. Please do remember one thing. Please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar idea being propagated. India Shining with 2-3 new dimensions. International dimension, all sorts of new dimensions. Full support by the monopolists in the country. But do remember what happened to the India Shining campaign, and do remember who won that campaign. Thank you. Dear friends, today already we released the Congress Manifesto of 2024. Tomorrow in 2 places we are launching the manifesto with huge rallies. One is in Jaipur. Tomorrow morning the manifesto launching will take place in Jaipur, and second rally of launching the manifesto will take place in Telangana, Hyderabad in the evening. There were 2 programs tomorrow. One is in Rajasthan, one is in Telangana for launching the manifesto. I once again thanking all of you for participating in this event.